सबसे पहले आपको दिल्ली धमाकों से जुड़े हुए 4 बड़े चेहरे और उनसे जुड़ी हुई सारी डिटेल में दिखाने जा रहा हूं। वो 4 चेहरे, यह कहें कि आतंक के मौर्य की एक एक जानकारी आपके सामने होगी। 4 चेहरे कौन कौन से हैं जरा देखिए। पहला चेहरा आप देखिए, जवाद सिद्दीकी, जो कि फाउंडर है अल फलाह यूनिवर्सिटी का। चेहरा नंबर 2, मौलाना इरफान अहमद, श्रीनगर मस्जिद का मौलवी। चेहरा नंबर 3, आतंकी उमर नबी, दिल्ली धमाके का बॉम्बर है। और चेहरा नंबर 4, शाहीन शाहिद, दिल्ली धमाके की मास्टरमाइंड। ये सारे चेहरे आपने देखे, अब इनके बारे में एक एक डिटेल में बताने जा रहा हूं आपको। दिल्ली ब्लास्ट में जिस शख्स ने सबसे बड़ा रोल निभाया वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर, उसका चेयरमैन, उसका फाउंडर जवाद सिद्दीकी। क्योंकि अब तक की जानकारी के अनुसार इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आतंकियों का पूरा नेटवर्क तैयार हुआ और यहीं बैठ करके इन दहशतगर्दों ने दिल्ली धमाके की साजिश रची है। विस्फोटकों से भरी दूसरी गाड़ी भी इसी यूनिवर्सिटी से बरामद हुई। लिहाजा इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही इन आतंकी गतिविधियों की जानकारी जवाद सिद्दीकी को नहीं है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को अगर टेरर फैक्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो जगह जहां आतंकियों का पूरा कुनबा एक साथ जुड़ा, जहां सुसाइड बॉम्बर उमर, जैश की महिला आतंकी शाहीन शाहिद, 2900 किलो विस्फोटक बनाने वाला डॉक्टर मौजूद थे। आतंक का एपिसेंटर बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसी के अंदर ये खौफनाक खेल चलता रहा। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी ने टोका तक नहीं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की आंखों के नीचे आतंकी ब्रिगेड दिल्ली को दहलाने की प्लान बनाती रही और इसने अपनी आंखें बंद रखी। लेकिन अब इसी जवाद सिद्दीकी पर एजेंसीज का शिकंजा कस रहा है। कई सवाल है। सवाल ये कि क्या अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को इस पूरे खेल की जानकारी थी? क्या यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के इशारे पर ही आतंकी डॉक्टर्स को छूट दी गई? क्या फर्जी मान्यता से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जवाद सिद्दीकी आतंकी उमर की विस्फोटकों से भरी उस I-20 गाड़ी के बारे में जानता था जिसे 10 नवंबर को लाल किले के सामने उड़ाया गया? ये सवालों के जवाब जरूरी इसलिए क्योंकि जांच में पता चला कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी इन आतंकी डॉक्टर को हर तरह की छूट थी ताकि हमले की प्लानिंग में कोई परेशानी उन आतंकी डॉक्टर्स को ना हो। खबर ये कि उमर, शाहीन और मुजम्मिल बहुत कम अस्पताल या कॉलेज में आते थे। उमर के साथी डॉक्टर्स का दावा यह कि उमर शुरू से क्लासेस में नहीं आता था, जबकि बाकी लोगों के लिए नियम सख्त थे। इसके अलावा उमर कभी मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं आया। आधे से ज्यादा समय उमर ड्यूटी होने के बावजूद अस्पताल में गैर हाजिर रहता था। साल 2023 में 6 महीने के लिए अस्पताल से गया, लेकिन उसके बावजूद उमर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। उधर चेयरमैन जवाद सिद्दीकी पर शक की एक और बड़ी वजह उसका आपराधिक बैकग्राउंड और आतंक का अड्डा तैयार करने के पीछे उसका धोखा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर आरोप यह कि उसने पहले इस यूनिवर्सिटी की फर्जी मान्यता ली, छात्रों और परिवारों को गुमराह किया, उनसे मोटी फीस वसूली और 415 करोड़ रुपए अपनी फर्जी दावों से कमाए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर फर्जीवाड़े से पैसे कमाए गए, तमाम वो राज ईडी उगलवाना चाहती है, जिससे पता चले कि कहीं इन्हीं पैसों की वजह से जो है धमाकों में इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। इस पैसे को किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जवाद अहमद सिद्दीकी के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा इस रिमांड कॉपी में, जो एक्सक्लूसिवली जी न्यूज के पास है। कोर्ट के सामने ईडी ने बताया कि कैसे जवाद ने यूनिवर्सिटी के नाम पर काली कमाई की। अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसके फाउंडर जवाद पर यह हैरान करने वाली जानकारी कैसे मिली, अब जरा समझिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साल 2014 से साल 2025 के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी के खातों की जांच की। यूनिवर्सिटी और इसके जुड़े हुए कॉलेज में 415 करोड़ रुपए की आमदनी सामने आई और यह पूरा पैसा उस दौरान आया जब यूनिवर्सिटी के पास ना तो NAC की मान्यता थी और ना ही UGC की 12B मान्यता थी।
लेकिन जवाद सिद्दीकी ने छात्रों के सामने, उनके घर वालों के सामने गलत जानकारी देकर फीस ली और यह पैसा जवाद परिवार से जुड़ी कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टर के खाते में दर्ज कराया गया। इससे जुड़ी एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में दिखाता हुआ कि कुछ छात्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुजम्मिल को उन्होंने कैंपस के पास बनी मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए तो देखा था, लेकिन वहां भी कभी उमर नहीं दिखाई दिया। यानी ये कहा जा सकता है कि इन तीनों के लिए कॉलेज में विशेष इंतजाम किए गए थे, क्योंकि बाकी के छात्र जब भी इस गेट से बाहर आने की कोशिश करते थे तो उनको विशेष परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन ये 3 छात्र कभी भी कहीं भी आ जा सकते थे। ऐसे में यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन तीनों छात्रों को ही विशेष वरीयता क्यों दी गई थी। जवाद सिद्दीकी पर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। वो 37 महीने जेल में रह चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के मऊ में पैदा हुए जवाद सिद्दीकी ने इंदौर से पढ़ाई की, लेक्चरर के तौर पर काम किया। जवाद ने चिटफंड का काम शुरू किया, कई लोगों के पैसे नहीं लौटाए और इन्हीं पैसों से अल फलाह यूनिवर्सिटी खड़ा की। साल 2000 में उसके खिलाफ एफआईआर हुई। जवाद और भाई का नाम एफआईआर में आया। उस पर 7.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप था और आरोप ये कि उसने निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों से पैसा लिया, जबकि ऐसी कई कंपनियां कागजों तक पर नहीं थी और सारे पैसे उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुए। यानी आतंक की फैक्ट्री के तौर पर तैयार की गई जवाद अहमद की ये यूनिवर्सिटी धोखे के दम पर बनाई गई। फर्जी मान्यता दिखाकर लोगों को ठगा गया, पैसे का अंबार खड़ा किया गया। अब इस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में जवाद की भी भूमिका थी? इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात दिल्ली धमाके के दूसरे किरदार और खुद को कार में ब्लास्ट करके उड़ाने वाले आतंकी उमर से जुड़े बड़े खुलासे की। आतंकी उमर अकेला सुसाइड बॉम्बर नहीं था, बल्कि अपने जैसे कई और आत्मघाती हमलावरों की फौज खड़ा करने की तैयारी कर रहा था। मुस्लिम युवाओं के ब्रेन वॉश के लिए आतंकी उमर खुद वीडियो बनाता था। रिपोर्ट जरा देखिए। आतंकी उमर के 70 हथियार, कितने शिकार। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का जिहादी प्लान एक्सपोज। आतंकी डॉक्टर उमर तो दिल्ली में सुसाइड बम बनकर फट गया, लेकिन नापाक प्लान यहीं तक सीमित नहीं था। मकसद था पूरे देश में ऐसे ही विस्फोट करना। उसके लिए उमर खुद तो फिदायीन बना, अपने साथ दूसरे युवकों को ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि सुसाइड बॉम्बर की फौज बने। इसके लिए भड़काऊ वीडियो बनाई जाती, ये वीडियो मुस्लिम युवाओं को भेजी जाती। गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से ऐसे 70 वीडियो मिले हैं, जिनके जरिए युवाओं को फिदायीन बनाने की तैयारी थी। इनमें से 12 वीडियो खुद उमर ने शूट की। ऐसे वीडियो ब्रेन वॉश के लिए 11 लोगों को भेजे गए। इनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं, और लेकिन एक लिंक कि सभी का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले हैं। उमर के बारे में बताया जा रहा है कि वो मल्टीपल फोन्स यूज करता था। उसमें से भी वही वीडियो निकला जो इंग्लिश में रिकॉर्ड किया गया था, जो सेल्फ रिकॉर्डिंग थी उमर की, जिसमें उसने सुसाइड बम्बिंग को जस्टिफाई किया था। और इसके अलावा कई ISIS के वीडियो और अलकायदा के वीडियो भी उससे रिकवर हुए हैं, जो रेडिकलाइजेशन में यूज किए जाते हैं। ये सबूत मिले हैं आतंकी उमर के मोबाइल फोन से, जो दिल्ली धमाके से कुछ हफ्ते पहले पुलवामा के अपने गांव में गया। अपने भाई से मुलाकात की, उसको फोन दिया और कहा कि अगर कुछ मुझे हो तो फोन को पानी में फेंक देना। 1.5 हफ्ता पहले जो है पुलवामा आया था अपने घर, और यहाँ पर वो अपने भाई से मिला था और कुछ ही समय वो वहां पर रहा था। हालांकि वो घर नहीं गया था, सिर्फ भाई से मिला था। और उसके बाद उसने उसको अपना एक फोन भी दिया था और उसे कहा था कि जब अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस फोन को वो डिस्ट्रॉय करे, पानी में फेंक दे। हालांकि जांच एजेंसी इस फोन को रिकवर कर चुकी हैं, जिसकी जांच चल रही है। जांच में यह भी सामने कि आमिर रशीद
जिसने आतंकी उमर को I-20 कार दिलवाई, उसको भी फिदायन बनाने की कोशिश थी, लेकिन वो तैयार नहीं था, जिसके बाद उमर ने उसे भी जिहादी वीडियो भेजे। आतंकी उमर देश के खिलाफ अकेले साजिश नहीं रच रहा था, बल्कि अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी उमर को गाइड कर रहे थे। जाहिर है, मकसद हिंदुस्तान में फिदायन फौज खड़ी करना, जिसका नापाक प्लान बनाया गया पाकिस्तान में। इसी बीच दिल्ली धमाके का नेपाल कनेक्शन भी सामने है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए नेपाल से 6 पुराने फोन खरीदे गए। इसके लिए 17 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 6 सिम कार्ड यूपी के कानपुर से खरीदे गए। जांच में सामने यह भी कि आतंकी उमर धमाके से कुछ घंटे पहले डॉक्टर शाहीन के भाई समेत कई लोगों के संपर्क में था। संभावना ये कि उमर के ब्रेन वॉश वाले वीडियो यहां तक पहुंचे। एनआईए सहित कई जांच एजेंसियां मुस्लिम बाहुल इलाका जैसे दादा मियां, चमनगंज, बेकनगंज में डेरा डाले हुए तमाम लोगों से पूछताछ कर रही हैं कि डॉक्टर शाहीन जिस समय यहाँ पर थी, उनके कनेक्शन किस किस से थे, कहाँ कहाँ जाती थी, उनका मूवमेंट कहाँ कहाँ था। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ की बातचीत किससे होती थी, इन बिंदुओं पर जांच चल रही है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां 12 लोगों से पूछताछ कर रही हैं, जिनमें अभी 3 लोगों से भी पूछताछ जारी है, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। अब एजेंसीज एक तरफ उमर के वीडियो को डिकोड कर रही है, दूसरी तरफ कोशिश ये कि सुसाइड बॉम्बर वाले वीडियो कितने लोगों तक पहुंचे। श्रीनगर से खालिद हुसैन, कानपुर से प्रवीण पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दिल्ली धमाकों के चौथे चेहरे मुनीर की मोहरा बनी जैश आतंकी शाहीन शाहिद, जिसके फोन की फॉरेंसिक जांच हुई तो कई खुलासे हुए। खुलासे ये कि शाहीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी सेना की कई डॉक्टर्स जुड़ी थी। इस बात की जानकारी भी सामने आई कि शाहीन अपने भाई परवेज के साथ मिलकर दिवाली के मौके पर आतंकियों का एक सेमिनार करने वाली थी और बुरका ब्रिगेड में 19 महिलाओं को जोड़ चुकी थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जुटी एजेंसीज के हवाले से आतंकी शाहीन और उसके भाई परवेज को लेकर 4 बड़े अपडेट हैं। पहली खबर ये कि शाहीन पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थी। दूसरी, शाहीन और उसके आतंकी डॉक्टर्स का ग्रुप दिवाली के आसपास एक सेमिनार करने वाला था। तीसरी, शाहीन की बुरका ब्रिगेड में शामिल 19 महिलाओं की एनआईए तलाश कर रही है। और चौथी जानकारी ये कि टेरर फंडिंग मामले में शाहीन और परवेज की संपत्तियों की जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आतंकी मसूद अजहर की महिला कमांडर शाहीन न सिर्फ भारत में जैश की आतंकी ब्रिगेड की कमान संभाल रही थी, बल्कि वो मुनीर का मोहरा भी थी। शाहीन के फोन की फॉरेंसिक जांच से एजेंसीज को कई अहम सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक शाहीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर मौजूद थी। इस ग्रुप में पाकिस्तान, यूएई, कजाकिस्तान समेत कई देशों के लोग जुड़े थे। इस ग्रुप में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर भी शामिल थे। ग्रुप में हरदोई का एक स्कूल संचालक भी जुड़ा था। शाहीन ने इस ग्रुप में खुद कोई पोस्ट नहीं किया था, लेकिन ग्रुप के लोगों से बात करने के लिए टेलीग्राम और सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किए जाने का अंदेशा है। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी शाहीन लगातार कई ऐसे लोगों से जुड़ी हुई थी जो पाकिस्तान में थे। ऐसे में सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए वो लोगों से जुड़ी जरूर थी, लेकिन उनको ना तो कोई मैसेज करती थी और ना ही उस प्रोफाइल के जरिए कोई बातचीत होती थी। ऐसे में अब जांच एजेंसियां उस प्रोफाइल के जरिए उसके दोस्तों की तलाश में जुट गई हैं। इस बीच मुनीर की मोहरा और जैश की महिला कमांडर को भारत में दहशत फैलाने के लिए की गई टेरर फंडिंग की जांच भी तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए और एटीएस शाहीन परवेज के बैंक खातों की जांच करेगी। इनकी संपत्तियां कहां-कहां हैं, इसकी तलाश की जा रही है। इन्होंने जिनसे लेन देन किया उन लोगों से पूछताछ होगी। चारबाग और पारा में शाहीन से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। कॉल डिटेल के आधार पर कई लोग रडार पर भी हैं। शाहीन के पिता की संपत्तियों की भी जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी सामने आई है कि दिवाली के मौके पर शाहीन और परवेज मिलकर डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल का एक सेमिनार लखनऊ या कानपुर में करने वाले थे। शाहीन के कहने पर डॉक्टर परवेज एक गुप्त बैठक करने की तैयारी कर रहा था। इस बैठक में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए सभी आतंकी मौजूद रहते। इसके लिए बाकायदा लखनऊ और कानपुर में जगह जो है तलाशी जा रही थी। सेमिनार के तौर पर इस पूरी बैठक को रखा जा रहा था ताकि सेमिनार के बहाने अपने आतंकी मंसूबों की प्लानिंग की जा सके।
जैश आतंकी शाहीन को भारत में महिलाओं की आतंकी फौज खड़ी करने की जिम्मेदारी भी मिली थी और इसके लिए उसके निशाने पर बेरोजगार, गरीब और कट्टरपंथी महिलाएं थीं, जिन्हें पैसों का लालच देकर या उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें फिदायीन हमले के लिए तैयार करना था। सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने ऐसी 19 महिलाओं को अपने साथ जोड़ भी लिया था। ये 19 महिलाएं शाहीन के कट्टरपंथी भाषणों से प्रभावित थी। एटीएस अब फोन, चैट और वॉइस रिकॉर्ड से इन 19 महिलाओं की तलाश कर रही है। जांच एजेंसियां अब उन 19 महिलाओं की तलाश में जुटी हैं जो डॉक्टर शाहीन के लगातार संपर्क में थीं। कानपुर और कानपुर के आसपास के जिलों में इन 19 महिलाओं को तलाश किया जा रहा है जो डॉक्टर शाहीन के भाषणों से प्रभावित होकर कट्टरपंथी हो गई थी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये 19 महिलाएं डॉक्टर शाहीन के ग्रुप की अहम सदस्य थीं। शाहीन ने टेरर फैक्ट्री खोलने के लिए यूपी के सहारनपुर और हरदोई में जमीन भी देखी थी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की फिदायीन फौज तैयार हो पाती उससे पहले ही इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर शिकंजा कस गया और शाहीन की नापाक साजिश नाकाम हो गई। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात दिल्ली धमाके के एक और किरदार की करने जा रहे हैं। नाम है मौलवी इरफान अहमद। आरोप है कि 2 साल पहले डॉक्टर्स का ग्रुप इसी मौलवी से मिला था और इसी ने डॉक्टर्स को आतंकी बनाया। क्रोनोलॉजी क्या है अब जरा समझिए। 2023 में आतंकी मुजम्मिल और उमर इस मौलवी इरफान से मिलते हैं। यह मुलाकात श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुई थी। डॉक्टर्स और मौलवी ने एक दूसरे को फोन नंबर एक दूसरे के साथ शेयर किया और तीनों के बीच 2 सालों तक मोबाइल पर लगातार बात होती रही। मौलवी अहमद ने मुजम्मिल को और उमर को कट्टरपंथ की तरफ बढ़ाया और उमर ने बाकी साथियों के साथ मौलवी की मुलाकात करवाई। इसी मौलवी ने जैश आतंकियों के साथ मीटिंग बुलाई और जैश आतंकियों ने इन डॉक्टर्स को दी असॉल्ट राइफल। एक राइफल शाहीन की कार से बरामद हुई थी, एक राइफल आदिल के लॉकर से मिली थी, क्योंकि आतंकी आदिल ने नौगाम में जैश के पोस्टर लगाए। ये पूरी क्रोनोलॉजी अभी तक साफ है। और अब बात गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आतंकी अलर्ट की, जो जैश ए मोहम्मद के फिदायीन हमले को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक जैश फिदायीन हमले के लिए एक दस्ता तैयार कर रहा है, जिसके निशाने पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवान हैं, कई अहम इमारतें। ये खुलासा सामने आया। इसी खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी की गई। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए जेलों में छापेमारी तक की जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमले की साजिश। जैश का फिदायीन प्लान, निशाने पर हिंद के जवान। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की फिराक में। जैश का फिदायीन दस्ता पुलवामा जैसे आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश में है। इस बार भी निशाने पर सुरक्षा बल के जवान और कई प्रतिष्ठान हैं। दिल्ली धमाकों के बाद जांच में जुटी एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई, रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, रियासी, पुंछ, राजौरी में तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों और OGW के ठिकानों पर छापेमारी की गई। श्रीनगर हवाई अड्डे और कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर समेत संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको एक अलर्ट घोषित किया है कि जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद जो है कहीं पे एक बड़ी वारदात अंजाम दे सकता है, क्योंकि वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जिसके तार कश्मीर से जुड़े थे उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करने में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा हाथ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जितने भी यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं, उनकी जगह जगह इसी तरह से नाका बनाकर चेकिंग की जा रही है। जगह जगह पार्टियां लगाई गई है। इसके अलावा महिला पुलिस को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे तैनात किया गया है। जैश के आतंकी प्लान को नाकाम करने के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन
और बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ वहां जांच अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पर तलाशी ली जा रही है। मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्निफर डॉग्स डिप्लॉय कर दी गए। जैश के फिदाइन हमले के अलर्ट पर टेरर नेटवर्क को तोड़ने का ऑपरेशन और तेज हो चुका है। एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने घाटी में ताबड़तोड़ छापेमारी की। जम्मू कश्मीर की जेलों में तलाशी अभियान चलाया गया। कुपवाड़ा, राजौरी, जम्मू में जेलों में छापेमारी की गई। इन जेलों में कई आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर, इन आतंकियों के बैरकों की तलाशी ली गई। काउंटर इंटेलिजेंस विंग जम्मू द्वारा ये रेड जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें जितने भी जो पाकिस्तानी आतंकी इन जेलों में बंद हैं, इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स और लोकल टेररिस्ट जो लगातार पिछले कई सालों से यहाँ पर बंद हैं, जिससे पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलग अलग एनकाउंटर्स में और अलग अलग ऑपरेशंस में यहाँ पर गिरफ्तार किया है। उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। इस तरह के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं कि जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक नया मॉड्यूल सामने आया है, उसमें कई सारे जो सबूत है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं कि जेलों से भी कई सारे जो सिम्स हैं और जो मोबाइल फोन्स हैं वो यहाँ पर बरामद हो रहे हैं। इसी को देखते हुए सभी जेलों में लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही है। इनके साथ ही संदिग्धों के जिनके ऊपर पाकिस्तानी हैंडलर्स होने का शक है, उनके डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मकसद सिर्फ एक ही सीमा पार बैठे आतंकियों के मंसूबे नाकामयाब करने। जी मीडिया के लिए जम्मू से रजत बोरा और कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया आतंकी उमर को लेकर के। उन्होंने कहा कि उमर ने जो किया वो जुर्म है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये दहशतगर्दी की मिसाल है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोई शहादत नहीं है, ऐसी हरकतें इस्लाम में हराम है। आपको याद होगा आतंकी उमर की अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो आपको जी न्यूज पर हमने दिखाई भी थी, जहां वो उसको शहादत का नाम दे रहा था। हमारा मानना यह है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है। और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलतफहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है, और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है। और बात बिहार की राजनीति, बिहार जहां नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद राजभवन जाकर उन्होंने सरकार का दावा पेश किया, और अब नीतीश कुमार का कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। दो और चेहरे जो पिछली सरकार में भी थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इसी कार्यक्रम में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। एनडीए विधायक दल के नेता बने नीतीश कुमार। बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बनने जा रही है। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया, और अब नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। आज सबसे पहले जेडीयू विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें नीतीश कुमार को विधान मंडल दल का नेता चुना गया। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विजय सिन्हा को विधान मंडल का उपनेता चुना गया। मतलब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम होंगे। जेडीयू और बीजेपी की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जिसका तालियों के साथ स्वागत किया गया। जो भी चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करती रही है। आगे भी उस चुनौती का मुकाबला करेगी और बिहार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी के संयुक्त नेतृत्व में होगा। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों पर
मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है, ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। अब कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस शपथ ग्रहण में 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 150 खास मेहमान शामिल होंगे। बिहार में संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है, उसके मुताबिक बीजेपी के 15 विधायक मंत्री बनेंगे, तो जेडीयू से 14 विधायक मंत्री बनेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम से 1 विधायक मंत्री बनेगा, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के 2 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 1 मंत्री पद मिलेगा। 20 साल बाद भी नीतीश कुमार सरकार बनाने में सफल रहे हैं। एनडीए इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। 2010 के बाद ये पहला मौका है जब एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं और इस चुनाव में विपक्ष बिल्कुल बेदम दिखाई दिया। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब कौन कौन से संभावित मंत्री हैं किस पार्टी की तरफ से, एक बार फिर आपके सामने मैं दोहरा देता हूं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा रामकृपाल यादव को मंत्री पद मिल सकता है, नितिन नवीन मंत्री बन सकते हैं, मंगल पांडे, हरी सहनी, नीरज बबलू, संजय सरावगी और नीतीश मिश्र। कल ये हैं बीजेपी की तरफ से संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट। इसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू, वहां से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज, सुनील कुमार और अरुण मांझी, ये नाम आप देख रहे हैं जो कि जेडीयू के कोटे से मंत्री पद की तरफ जा सकते। बिहार चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार कैंपेनर का रोल प्ले किया, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रचार किया। असर वोटर्स पर पड़ा, लेकिन बिहार चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अपराधियों के खिलाफ यही सख्ती आ रही है। आजमगढ़ से बुलंदशहर, गाजीपुर से फिरोजाबाद तक अपराधियों पर ऐसा ही एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट जरा दें। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। सीएम योगी के नए यूपी में अपराधी और माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। योगी फोर्स के खौफ से अपराधी या तो यूपी छोड़ रहे हैं या फिर दुनिया। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। यूपी में अपराधियों का अंजाम क्या होता है वो ये अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। जो यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहेगा। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर भी सीएम योगी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। अगर किसी ने मां बहनों के साथ बदसलूकी की तो उसका यमराज का टिकट कटना तय है। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं उनकी फोर्स वो करती है, जिसका ट्रेलर भी हमेशा ही दिखता रहता है। ये 4 तस्वीरें योगी फोर्स के नए एक्शन का सबूत है। आजमगढ़ से बुलंदशहर और गाजीपुर से फिरोजाबाद तक योगी फोर्स ने अपराधियों पर ऐसा कहर बरपाया कि वो अब अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहे। अपराधी अब जान बख्श देने की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ में 25,000 के इनामी बदमाश पिंटू उर्फ अशोक का सामना योगी फोर्स से हुआ। कुख्यात बदमाश ने बचने के लिए फायरिंग की तो पुलिस ने भी उसको गोली की भाषा में ही जवाब दिया और उसे लंगड़ा बना दिया। आजमगढ़ में 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर था। कुख्यात अपराधी पिंटू ने 8 नवंबर को बुजुर्ग महिला से छिनैती की थी। इस पर गैंगस्टर एक्ट, छिनैती, लूट के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के बुलंदशहर से भी सामने आई। यहाँ यूपी पुलिस की 2 इनामी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वांटेड रहीमुद्दीन और सनाउल घायल हो गए,
दोनों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था। वहीं फिरोजाबाद में लूट के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को योगी फोर्स ने एनकाउंटर के बाद दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो लंगड़ा बन गए। दोनों लोगों ने पुलिस कहते हैं पुलिस पार्टी में फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए, जिनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक लूट में लूटा हुआ मोबाइल लावा कंपनी का, एक मंगलसूत्र पीली धातु, 2 अदद तमंचा 315 बोर, 3 अदद फोका व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर गाजीपुर में चेकिंग के दौरान योगी फोर्स की गो तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। यूपी के सीएम योगी और उनकी फोर्स ने अपराध के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ रखा है और इस युद्ध में हर दिन अपराधियों का बुलेट से हिसाब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है अनमोल बिश्नोई को लेकर के। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जिसको कि अमेरिका से लेकर के आया गया था भारत में, अनमोल को 11 दिनों की एनआईए के रिमांड पर भेजा गया। अनमोल की एनआईए कोर्ट में पेशी की गई थी। अनमोल कई घटनाओं में वांछित है। सलमान खान के घर के ऊपर धमकी, घर के ऊपर फायरिंग से लेकर के नेताओं के ऊपर फायरिंग को लेकर के, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अनमोल की संलिप्तता पाई गई। बाबा सदकी मर्डर केस में अनमोल की संलिप्तता पाई गई। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइए कि अनमोल को लेकर के आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई, एनआईए की तरफ से क्या दलीलें आज रखी गई? देखिए, अमेरिका से अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करने के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया और सीधा पटियाला हाउस कोर्ट लेके आया गया। इन कैमरा जो प्रोसीडिंग थी, इसमें सिर्फ वकील और केस से जुड़े हुए लोगों के अलावा किसी को अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन जो बात हुई उसमें एनआईए ने जो है अदालत में को बताया कि वो एक गैंगस्टर और टेररिस्ट नेटवर्क की जांच कर रहे हैं। उसमें 2023 में ही चार्जशीट फाइल कर दी है और रेड कॉर्नर नोटिस भी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ जारी किया गया था, क्योंकि ये विदेश में। मैं प्रमोद लौट रहा हूं आपके पास। मेरे सहयोगी नीरज गौड़ मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, जरा बताइए कि अनमोल बिश्नोई को लेकर के आज की अपडेट क्या है? बिल्कुल अनंत, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल कुछ ही देर में यहां से ये जो बस आप देख रहे हैं, बस पूरी तरीके से तैयार है और एनआईए की टीम जो है अपने साथ लेकर के यहां से निकलेगी। और 11 दिनों का जो पुलिस रिमांड है वो मिला है एनआईए को, और इसी के साथ एक लंबी पूछताछ जो है इस पूरे मामले में की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत में पूरा नेक्सस जो है ये चल रहा था। और इसी के साथ जो कि इसका भाई है लॉरेंस बिश्नोई, वो इस वक्त जो है गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। बस पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है, पुलिस यहाँ पर अलर्ट है और कुछ ही सेकंड में जो कि यहाँ पर अनमोल बिश्नोई है वो यहाँ से इसी बस के जरिए जो है एनआईए के हेडक्वार्टर में उसको लेकर के ले जाया जाएगा और उसी के साथ पूरा जो संगठित अपराध है उसको लेकर के पूछताछ की जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि अब ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, अभी कुछ देर में, कुछ सेकंड में जो है अनमोल बिश्नोई यहाँ से निकलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए ने 15 दिनों का पुलिस रिमांड की मांग की थी और जिसके बाद जो है 11 दिनों का जो रिमांड है वो मिला है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि यहाँ से अगर आप देखें कि अभी हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है और इसी के साथ अब यहाँ से अनमोल बिश्नोई को लेकर के जो कि आप देख रहे हैं ठीक सामने से भारी भरकम जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और जो सीआरपीएफ के जो कि यहाँ पर जवान है वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। और इस वक्त जो है पूरे कोर्ट को जो है छावनी में तब्दील किया गया है। और इसी के साथ अब यहाँ से जो अनमोल बिश्नोई है उसे जो बस का जो गेट है उसे खोला जा रहा है और उसके बाद में अब अनमोल बिश्नोई जो है इस बस में बैठ करके एनआईए अपने साथ लेकर के उसे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर के जाएगी और उसके बाद में एक लंबी पूछताछ जो है वो की जाएगी। एनआईए के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया कि आप देखिए एनआईए के सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि आखिरकार किस तरीके से ये भारत में पूरा अपना नेक्सस चला रहा है। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, वो तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, लेकिन अनमोल बिश्नोई की पूरी क्राइम कुंडली क्या है एक बार दर्शकों के सामने वापस उनको याद दिला देता हूं। 14 अप्रैल 2024 सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई उसमें वांछित है अनमोल बिश्नोई। 12 अक्टूबर 2024 बाबा सदकी का हत्याकांड जो मुंबई में हुआ उसमें वांछित है अनमोल बिश्नोई। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, उस मर्डर केस में भी अनमोल बिश्नोई वांछित है।
इसी पूरी क्राइम कुंडली के तहत एनआईए कोर्ट को उसकी तलाश थी, एनआईए को उसकी तलाश थी, उसको लेकर के आया गया, एनआईए कोर्ट में आज पेश किया गया और 11 दिनों की रिमांड एनआईए कोर्ट की तरफ से एनआईए को आज दी गई है अनमोल बिश्नोई की। लेकिन दिल्ली में जो धमाके हुए उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। हर शहर में संदिग्धों को तलाशा जा रहा है और अब एक नया प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है। इसी प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और वहां पढ़ने वाले छात्र, इन सब का ब्यौरा अब यूपी एटीएस को सौंपना होगा। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा दिल्ली ब्लास्ट के बाद योगी फोर्स सुपर अलर्ट है। यूपी के 7 जिलों में आतंक और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन जिलों के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, मौलवियों और प्रबंधकों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। नए ऑर्डर के मुताबिक हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को अपने यहाँ काम करने वाले सभी शिक्षकों और छात्रों का रिकॉर्ड देना जरूरी है। इसके लिए व्यक्तिगत बैकग्राउंड, स्थायी पता, आधार कार्ड डिटेल और मोबाइल नंबर और दूसरे जरूरी कागज एटीएस ऑफिस में जमा करने होंगे। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में कई मदरसों और प्राइवेट धार्मिक संस्थानों में बाहरी राज्यों के युवाओं की बढ़ती आवाजाही पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं बल्कि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। 111 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इसमें कि 6 मदरसे हैं जो एडेड मदरसे हैं। तो हम लोग एटीएस की तरफ सूचना मांगी गई है कि जितने भी मदरसे हैं उनमें जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनका गार्जियन के नेम, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी सूचनाएं कलेक्ट करनी है। उधर एटीएस ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और मौलवियों की जानकारी मांगी तो कुछ भाईजान भड़क गए, डिटेल न देने पर अड़े। इसके लिए शैक्षिक माहौल खराब होने की दुहाई देने लगे। ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है शिक्षा विभाग से और एटीएस से क्या ताल्लुक है। नहीं, दिल्ली स्फोट से कोई ताल्लुक नहीं है और दिल्ली स्फोट का अगर हुआ है कोई आदमी है तो उसका सजादार है। पर्टिकुलर कोई एक आदमी करता है, 2 आदमी करते हैं, 4 आदमी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी आपकी कम्युनिटी उसी में इन्वॉल्व है। यूपी में जांच के बाद कौशाम्बी का एक मदरसा विवादों में घिर गया है। मदरसे पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लग रहा है। आरोप लगाने वाले कोई हिंदू नहीं बल्कि इलाके के मुस्लिम ही मदरसे पर सवाल उठा रहे हैं। को मारने की धमकी दी गई, कहा गया कि 10 लाख रुपए में देंगे जो इनको मार देगा। तो इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और कानून से हमारी अपील है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ली जाए। और ये बड़ी खबर पर वापस हम लगातार लौट के आज आ चुके हैं। अनमोल को 11 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजा गया है। आज एनआईए कोर्ट में अनमोल बिश्नोई को पेश किया गया। बंद कमरे में अनमोल बिश्नोई की सुनवाई हुई और 3 बड़े केसेस जिसमें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग, ये 3 मुख्य केसेस हैं अनमोल बिश्नोई के खिलाफ, जिसके ऊपर अनमोल बिश्नोई को जिसके आरोप में पेश किया गया था। मेरे दो सहयोगी प्रमोद शर्मा और नीरज गौड़ लगातार इसी अपडेट पर बने हुए हैं। नीरज इस वक्त वहां एनआईए कोर्ट के बाहर हैं जहां से अनमोल बिश्नोई को लेकर के जाएंगे। प्रमोद शर्मा तकनीकी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये अनमोल बिश्नोई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल ही अमेरिका से अनमोल बिश्नोई को लेकर के आया गया था। अनमोल बिश्नोई के ऊपर भारत की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अमेरिकी एजेंसी से संपर्क किया गया। हालांकि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था, इसलिए भी वहां से उसका एक्सट्रेडिशन किया गया। उसी वक्त भारतीय एजेंसीज ने अप्रोच किया और अनमोल को भारत वापस लेकर के आई। उसके ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों में उसकी सुनवाई करवाने के लिए आज सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट से अनमोल को लेकर के आया गया था। उसके बाद सीधा एनआईए ने अपने कब्जे में लिया। एनआईए कोर्ट लेकर के गई। बंद कमरे में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की सुनवाई हुई। 3 मुख्य आरोप हैं। 3 मुख्य घटनाओं में आरोपी है अनमोल बिश्नोई। पहला, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सरेआम बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी मुंबई के अंदर। दूसरा, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और तीसरा, सलमान खान के घर पर फायरिंग। इन तीनों घटनाओं में, इन तीनों वारदातों में वांछित अनमोल बिश्नोई है, जिसको कि आज एनआईए कोर्ट में पेश करने के बाद 11 दिन के रिमांड पर ले लिया गया। ये कल राजनीति में आपको हमने बताया था कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत वापस लेकर के आया जा रहा है।
उसके ठीक लगभग 21 घंटों के बाद अनमोल बिश्नोई को भारत लेकर के आ लिया गया और अब अनमोल बिश्नोई को कोर्ट में पेश करने के बाद सीधा रिमांड के लिए वापस ले जाते हुए अब देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच अनमोल बिश्नोई को लेकर के आया। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जिस जेल से कल खबर भी आई थी कि वहां दिल्ली धमाके के एक आरोपी की पिटाई हुई है। और मेरे सहयोगी नीरज गौड़ लगातार मेरे साथ बने हुए। नीरज, जरा तस्वीरें वहां की दिखाइए और बताइए कि पेशी के बाद अब और आगे क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल आनंद, मैं आपको बताऊं कि यहीं से ही लेकर के और जो है यहाँ पर एनआईए की टीम जो है लेकर के निकली है ठीक सामने से, जो कि आप देख रहे हैं। इसी के ठीक साथ में ही यहाँ पर जो जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से एनआईए की टीम जो है अनमोल बिश्नोई को यहाँ से लेकर के निकली है और इसी के साथ ही अब उसे जो है एनआईए के हेडक्वार्टर जो है लेकर के जाया जा रहा है और इसी के साथ अब करीब 11 दिनों का जो रिमांड है वो मिला है एनआईए को। एक लंबी पूछताछ जो है वो की जाएगी और इसी के साथ इस पूरे मामले में जो कि पूरा नेक्सस चल रहा था भारत में कि आखिरकार किस तरीके से जो बड़े कारोबारी हैं और इसी के साथ में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोप इस पे लगा था अनमोल बिश्नोई पे और इसी के साथ जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ था और इसी के साथ सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की गई थी उसमें भी इसी का नाम निकल करके सामने आया था। और करीबन मैं आपको बताऊं कि 1.5 घंटे तक ये जो है कोर्ट में रहा। उसके बाद में एनआईए के अधिकारियों ने अपनी सारी दलीलें रखी और बिल्कुल नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास अपडेट्स के लिए।